प्रस्तुत है कार्यक्रम कलश। आज प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर जयंत नारळीकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित उनसे ली गई भेंटवार्ता डॉक्टर सुनील केशव देवधर। तो आइए सुने डॉक्टर जयंत नारळीकर से ये भेंटवार्ता। मित्रों, असीम है आकाश और अनंत हैं इसके रहस्य। इस सकल ब्रह्मांड को जो अपनी बाहों में भर लेना चाहता है, ऐसे मनुष्य की बौद्धिक क्षमता क्या होगी, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास हमने किया, कुछ को जान भी लिया और उसका विवेचन भी किया। कुछ का आधार वैज्ञानिक रहा तो कुछ शोध आध्यात्मिक आधार पर भी हुए। भारत की इस आध्यात्मिक वैज्ञानिक शोध यात्रा के पथिक हैं बुद्धिमान संशोधक, आदर्श पुत्र, समझदार प्रखर वक्ता और फिर भी मितभाषी, संवेदनशील व्यक्ति, समाजशास्त्रीय लेखक और चिंतक डॉक्टर जयंत नारळीकर। डॉक्टर नारळीकर, आज आप हमारे बीच, हमारे श्रोताओं के बीच उपस्थित हैं। हमारे श्रोताओं का सौभाग्य है, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने जाना कि 1965 में मात्र 26 वर्ष की आयु में पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से आप अलंकृत हुए, और ये भी एक इस 26 का जो अंक है आपके जीवन में कुछ अलग महत्व रखता है क्या? क्योंकि अत्यंत प्रतिष्ठित स्मिथ प्राइज भी आपको 26 वर्ष की अवस्था में ही मिला। इत्तेफाक से ऐसा हुआ होगा कि आपने जो खोज की है कि 26 से मेरा कुछ खास संबंध है, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पढ़ने में ऐसा आया था कि डॉक्टर महाजनी ने इस ओर आपको संकेत किया था। हाँ, महाजनी साहब ने ये लिखा था, मुझे उनका पत्र आया था जब मुझे स्मिथ प्राइज मिला जी। मुझे 1962 में यह प्राइज, उन्हें 1926। तो 26 और 62 ये दोनों 36 वर्ष। हाँ जी। और 2-6 और 6-2 जी। और बीच में किसी भारतीय को ये प्राइज नहीं मिला था, तो उन्होंने इसके बारे में आपको मेरा अभिनंदन किया था और कहा था कि ऐसे अंकों से हम दोनों जुड़े हैं। और अंकों से आप जुड़े हैं, निश्चित रूप से गणित आपका विषय रहा है और ये आपको परंपरा से मिला। फिर परंपरा से और भी चीजें आपको मिली हैं, क्या इसके आगे मिला? उसने आपको कैसे गढ़ा, आप कैसे रचे गए, इस संबंध में भी हमारे श्रोताओं को उत्सुकता निश्चित है। तो आपने परंपरा का उल्लेख किया, तो परंपरा, मेरे पिताजी गणित के प्राध्यापक थे जी, और इसके अलावा मेरे 2 मामा, वे भी गणित में निपुण थे। उन्होंने डिग्री और संशोधन किया था। तो गणित का मुझे बहुत पहले से आकर्षण रहा, और जब मैं स्कूल में था उस समय मेरे पिताजी ने घर की दीवारों पर 2 ब्लैक बोर्ड बनवाए थे, और उनका उद्देश्य यही था कि हम लोग, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों उस पर, अनंत उसका नाम, तो हम दोनों उस पर कुछ चित्र खींचा करते थे या मैप लगाते थे ज्योग्राफी, भूगोल के लिए। लेकिन गणित के लिए उसका खास उपयोग नहीं होता था। तो उस समय मेरे मामा वहाँ पर हमारे घर में आए थे और वो MSc गणित की परीक्षा में पास होने के लिए BHU में, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे। तो हमारे घर रहते थे, तो उन्होंने देखा कि मुझे गणित में रुचि है, तो उन्होंने एक दिन एक बोर्ड पर एक सवाल रखा और उस पर लिखा था चैलेंज प्रॉब्लम फॉर JVN। तो मेरे लिए वो एक आह्वान था कि उसे हल करो। तो मैंने काफ़ी कोशिश की और इधर उधर प्रयास किए, तब मुझे वो सवाल हल हुआ। तो उन्होंने बताया कि अब वो ऐसे हफ्ते में एक सवाल लिखा करेंगे, और जब तक मैं उस सवाल को नहीं सुलझाता या हार नहीं मानता कि मुझसे नहीं सुलझता, आप सवाल का जवाब दीजिए, तब तक वो मिटेगा नहीं।
बोर्ड पर है। बचपन का ही एक प्रसंग डॉक्टर नारळीकर आपसे बांटना चाहूँगा, क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपके घर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए। आपके पिता के पास अक्सर ऐसे बड़े लोग आया करते थे और उनके साथ में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र गोविंद मालवीय भी थे। और उस समय आप कहीं दूसरे कमरे में कोई एक स्तोत्र पढ़ रहे थे। उस प्रसंग की चर्चा आप करें। हमारे घर में जैसे गणित का माहौल था वैसे संस्कृत का भी था। अच्छा। क्योंकि मेरी माताजी संस्कृत लेकर एमए हुई थी, पास हुई थी। उस समय स्त्रियों का आगे तक जाना पढ़ाई में बहुत कम था, लेकिन उन्होंने एमए किया था। और मेरे पिताजी भी संस्कृत के विद्वान थे जी। तो उन्होंने हमें बड़े चाव से भगवद गीता या और स्तोत्र सिखाए थे। जब राधा कृष्णन आए थे तो उनके लिए एक भोज का आयोजन किया था ओपन एयर में, बाहर में। हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट था जी। तो उस कोर्ट पर लोग सब बैठे थे। तो ऐसे समय मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही कहा था कि जब ऐसे लोग बैठेंगे तब तुम और तुम्हारा भाई दोनों मिलकर शंकराचार्य का दशश्लोकी स्तोत्र पढ़ें। तो हम लोगों ने उस प्रकार बुलंद आवाज में ये स्तोत्र पढ़ा। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो 10 श्लोक होते हैं, तो एक श्लोक दो श्लोक पूरे हुए तो बैठे हुए लोग कहने लगे कि क्या आपके यहाँ इसकी रिकॉर्ड चल रही है जी। तो बाद में उन्हें पता चला कि हम लोग खुद दो घर के बच्चे उसका पाठांतर कर रहे थे जी। तो बाद में जब पूरा हुआ हम लोगों का पाठांतर और आगे बाहर आके हम लोगों ने अभिवादन किया तो लोगों ने हमें बहुत हमारी पीठ थपथपाई जी। राधा कृष्णन ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर, हमारे उच्चारण जो शुद्ध थे जी। और उनके पास से ऐसा सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही महत्व का था। गोविंद जी ने भी बहुत सराहा। तो ऐसे लोगों ने जो संस्कृत के विद्वान थे या संस्कृत जानने वाले थे उन्होंने उसे बहुत अप्रिशिएट किया था जी। आपकी माँ आपको सुनाया करती थी बहुत से श्लोक, बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी किताबों के पैराग्राफ आपको सुनाती थी। हाँ, जब हम लोग सोने लगते थे तो सोते समय कहानियाँ सुनाने का रिवाज होता है। तो मेरी माताजी वैसे तो उन्हें बहुत कहानियाँ पहले से याद थी तो सुनाती थी। बाद में उन्होंने पुस्तकें पढ़कर सुनाना शुरू किया। अच्छा। तो जब हम लोग उतना पढ़ नहीं सकते थे, हम लोग छोटे थे, तब भी उन्होंने शुरू किया। तो धीरे धीरे हमको लगा कि कहानी आगे कहाँ जाती है, पर खुद ही पढ़ के पता चला, क्योंकि अगली रात तक रुकने का वो पेशेंस नहीं था जी। तो इस तरह से हमें खुद पढ़ने की भी आदत आ गई। तो बहुत से तो हमारे पिताजी तो पुस्तकों के पीछे लगे रहते थे। उनको कोई भी नई पुस्तक आती थी तो वो पढ़ते थे। तो उन्होंने मेरे लिए अभी पुस्तकें लाना शुरू कर दिया। आपकी पढ़ी पुस्तकों में आपको सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी लगी? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे हिंदी में मुझे चंद्रकांता संतति, हाँ जी, देवकीनंदन खत्री, हाँ चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री की, वो बहुत ही रोचक लगी थी। और हास्य विनोद के वाग्मय में कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेडब बनारसी लप्टन फिक्सन की डायरी उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। अंग्रेजी में मेरे फेवरेट रहे थे पीजी वुडहाउस जी, जिनकी अनेक नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हम लोगों ने पढ़ी। W जेकब्स, इसके अलावा रहस्य कथाओं में आर्थर कॉनन डॉयल, शेरलॉक होम्स की। तो आगे चलकर जब मैं विज्ञान कथा लिखने लगा तो मैंने कुछ इन लोगों की स्टाइल को की नकल करके कुछ कहानियाँ लिखी थी। तो मैंने पीजी वुडहाउस के स्टाइल पर एक कहानी लिखी। तो एक वुडहाउस फैन ने मुझे पत्र लिख के पूछा कि ये कहानी आपने कहाँ पढ़ी। मुझे उन्हें लगा कि मैंने ये कहानी पढ़ के उसका मराठी अनुवाद किया है। अच्छा। लेकिन वो मेरी स्वतंत्र कहानी थी जी। तो उन्होंने कहा मैंने वुडहाउस की सभी कहानियाँ पढ़ी लेकिन ये कहानी मुझे नहीं मिली। तो कहाँ से आपने लिखी? तो मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी अपनी है। तो उन्होंने बहुत ही उसकी सराहना की। तो ऐसे कुछ प्रसंग भी आए हैं
जी। डॉक्टर नारळीकर, आप वैज्ञानिक हैं और हमारे विज्ञान की खोजों में, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि संस्कृत का बहुत सा आधार वैज्ञानिक है, तो इन शोधों में, इन संशोधनों में हमारे संस्कृत वाङ्मय का, वेद शास्त्रों का कितना हिस्सा है, कितना सहयोग उनसे मिलता है? इसका जवाब देना जरा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि जब आप ऋग्वेद या उपनिषद कालीन कुछ वाङ्मय पढ़ते हैं तो उसमें नासदीय सूक्त, ये हमें बहुत ही रोचक लगता है वैज्ञानिकों को। इसका कारण यह है कि सृष्टि की रचना के बारे में उसमें जो विचार व्यक्त हुए हैं वे अधिकतर प्रश्नांकित हैं। उन्होंने पूछा क्या ये ऐसा था या वैसा था, ये बताने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा ही था, बल्कि सृष्टि की कैसी थी इसके बारे में कुतूहल व्यक्त किया, जो कि विज्ञान की जड़ समझा जाता है। और ऐसे प्रश्न हमारे पूर्वजों ने जो पूछे थे, अब उसमें एक ये भी विचार है कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और उत्पत्ति के पूर्व क्या था, क्या इस सवाल का कोई मतलब भी है, क्योंकि सृष्टि के साथ ही अगर सब शुरुआत हुई तो उसके पहले क्या था, ये पूछना भी शायद ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। ये बहुत ही साइंटिफिक विचार है। लेकिन अगर आप आधुनिक विज्ञान की तुलना पिछले वेदकालीन विचारों से करें तो उसमें हमें कोई साधर्म्य नहीं दिखाई देता, इस वजह से कि जो मैथमेटिकल बेस होना चाहिए या क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो हमें पुराने वाङ्मय में दिखाई नहीं देता। जो कि कवि कल्पनाएं हैं वो बहुत ही रोचक हैं, लेकिन वैज्ञानिक विवरण जिसे हम लोग बोलते हैं वो नहीं दिखाई देता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके गुरु फ्रेड हॉयल, जिन्होंने स्थिर स्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको कहेंगे कि स्टडी स्टेट थियरी, बिल्कुल, तो उनका मत बिग बैंग थ्योरी से भिन्न था। इसकी चर्चा करें ना थोड़ा। तो फ्रेड हॉयल ने करीब मेरे ख्याल से 1950 के आसपास BBC रेडियो पर एक लेक्चर सीरीज दी थी, मतलब उसमें व्याख्यान मालिका थी, कई विषयों पर वो बोले, और ये सब विषय अंतरिक्ष से, अंतराल से जुड़े हुए थे। और तो तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, आकाशगंगाओं के बारे में उन्होंने बहुत ही रोचक जानकारी प्रस्तुत की। और जब वे ब्रह्मांड के बारे में बोलने के लिए आए तो उस समय उन्होंने ब्रह्मांड की जो प्रचलित धारणा थी, जिसे कि एक वो बिंदु से पदार्थ के रूप में था, महाविस्फोट के रूप में सिद्धांत। तो उन्होंने उसे बिग बैंग नाम दिया। ये नामकरण उनका दिया हुआ, उन्हीं का नाम दिया हुआ। और उन्होंने कुछ इस हिसाब से दिया कि ऐसी कल्पना विज्ञान से जुड़ती नहीं नजर आती, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उस पर टीका करने के लिए उन्होंने उसे बिग बैंग नाम दिया। अच्छा। लेकिन वो नाम इतना प्रचलित हुआ कि आजकल लोग बिग बैंग नाम से ही उस सिद्धांत को जानते हैं। तो फ्रेड हॉयल हर वक्त स्थिर स्थिति के सिद्धांत के समर्थक तो रहे थे, लेकिन बिग बैंग के विरोधक भी रहे थे। अच्छा। तो जब मैं उनके साथ काम करने के लिए आया तो उन्होंने मुझे कई सवाल सुझाए कि इस पर तुम शोध कर सकते हो, रिसर्च के लिए अच्छा है उस पर। तो मैंने कहा कि स्थिर स्थिति के सिद्धांत पर रिसर्च क्यों नहीं करूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है ये विवादित है। तो उसमें नए विद्यार्थी को भेजना है उस विषय में काम करने के लिए मुझे उचित नहीं लगता है, इसलिए मैं तुम्हें उस विवाद से अलग रखना चाहता हूँ। तो ये जो दूसरा विषय है जो उतना विवादास्पद नहीं है, उस पर तुम काम करो। तो इस तरह से उन्होंने मुझे काम दिया। लेकिन जो आगे होने वाला था वो कुछ और ही हुआ। हाँ, क्योंकि शायद मार्टिन राइल ने इस सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात कही और उसमें फिर आपने वहाँ पेपर पढ़ा। तो मैं 1960 में
फ्रेड हॉयल के यहाँ स्टूडेंट के रूप में दाखिल हुआ जी और 61 में, मतलब करीब 6 महीने में जी उन्होंने मुझे जो सवाल हल करने के लिए भेजा तो वो मेरे द्वारा हल हो गया। तो उन्होंने सोचा था मुझे 3 साल इसमें काम करने के लिए काफ़ी है, तो मैंने बताया कि इसमें जो कुछ करने लायक था वो पूरा हो गया है, जी अब मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी तो उसी समय मार्टिन राइल ने एक चुनौती फ्रेड हॉयल के सामने रखी कि मार्टिन राइल वहाँ के रेडियो एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे और प्रमुख एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने ये खोज की थी और ऐसा दावा किया था कि उनकी खोज स्थिर स्थिति के सिद्धांत को गलत साबित करती है। तो उन्होंने फ्रेड हॉयल से कहा था कि इस पर आपके पास कोई जवाब है क्या, प्रमाण उसको ठुकराने के लिए, आप उनका जो सिद्धांत। तो उन्होंने फ्रेड हॉयल ने कहा कि इस पर मैं विचार करके जब रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में आप अपनी खोज का विवरण देंगे उस समय मैं जवाब दूंगा। उस समय खंडन करेंगे वो? हाँ, मैं खंडन करूंगा। और इसके बाद वो मेरे पास आए और बोले कि ये जो राइल ने जो खोज की है उसका खंडन तो हमें करना है, तो उस पर कुछ काम करना होगा। खंडन तो केवल शब्दों से नहीं किया जाता बल्कि गणित के माध्यम से आपको मॉडल बनाकर दिखाना होता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होना संभव है। तो हम लोगों ने रात का दिन करके, क्योंकि समय बहुत कम था, ऐसा एक मॉडल बनाया, मैथमेटिकल मॉडल, जिसके द्वारा हम साबित कर सकते थे कि जो खोज राइल साहब ने की है वो स्थिर स्थिति के सिद्धांत से कंसिस्टेंट है, मतलब उसके साथ उसका समर्थन करती बल्कि उसका विरोध नहीं करती। तो हॉयल ने कहा कि ठीक है, अब तो अगले शुक्रवार को हमें ये पेश करना है, लेकिन एक बात ऐसी आ गई कि उनका एक भाषण लंदन के एक कॉलेज में पहले ही तय हुआ था जिसका समय ये रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की सभा से उसी के समय ये भी था वो भी था, तो 2 जगह तो वो एक समय नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने मेरे साथ काम किया है, तुम्हें पता है क्या क्या हम लोगों ने किया है, तुम ही इसका विवरण रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में दो। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि राइल जैसे कसे हुए अनुभवी वैज्ञानिक के आगे खड़े होकर अपनी बात को कहना दोहराना मुश्किल लगता है मुझे। तो उन्होंने कहा उससे डरने की बात नहीं है, तुमने जो सवाल हल किया है वो अगर सही मानते हो तो उसे किसी के भी सामने तुम पेश कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कोई कठिनाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 10 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए, 10 में से 2 मिनट अलग निकाल के रखो कि कोई किसी ने कोई प्रश्न किया तो का जवाब भी देना पड़ता है। तो 8 मिनट जो है उसमें सब बात करनी है। बहुत से लोग जब उन्हें बात करने के लिए कहा जाता है तो उनका समय, टाइम मैनेजमेंट होता है, वो ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने अच्छी तरह से मुझे ट्रेन किया और मैंने वो जब पेश किया तो लोगों को भी हमारी बात समझ में आई और उनका समर्थन भी उन्होंने बहुत से लोगों ने किया। तो उस दिन से मुझे इस विषय में किसी भी विवाद में पड़ने से कोई डर नहीं लगता। वहाँ से एक संबल मिला आपको? हाँ, कॉन्फिडेंस मिलता, आत्मविश्वास बढ़ा। डॉक्टर नारळीकर आज भी फिर से वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी का नया ही प्रसंग है और 600 फीट गहरे वो सब प्रयोग चल रहे हैं। तो अभी इस अध्ययन के विषय में आप क्या कहेंगे? फिर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से इस पर जो विवरण प्रकाशित हुए हैं वे जरा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। अच्छा, जो अखबारों में और पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं, जो मीडिया ने जो प्रकाशित किया, वास्तव में ये जो यंत्र है, एक्सेलरेटर है, ये क्या करने वाला है? तो अब तक जितनी ऊर्जा से मूल कण चलाए जाते थे उस ऊर्जा से करीब 10 गुने ज़्यादा ऊर्जा से ये मूल कण चलाएगा। और ऐसे 2 मूल कणों की टक्कर से क्या नए मूल कण पैदा होते हैं, इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को लेनी है।
तो ये जो ऊर्जा है, लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे जैसे आप बिग बैंग के निकट जाएंगे तो नए नए कण आपको दिखाई दे सकते हैं जी। तो कुछ ऐसे नए कण इस यंत्र से भी आप हमें दिखाई देंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन वस्तुतः बिग बैंग के पास जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो इससे करीब 10 करोड़ गुना अधिक है। तो अभी इतनी छलांग आपको मारनी है जी। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमको यही से उत्तर मिल गया। जी जी। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा अतिशयोक्ति का आभास मुझे मिलता है। अच्छा, आज जहाँ विज्ञान ने समाज को बहुत कुछ दिया, वहीं विज्ञान के बढ़ते प्रयोगों ने विश्व को अशांत भी किया। बहुत पुरानी बात नहीं है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, और वो आइंस्टीन ने उसे बनाया। डॉक्टर नारलीकर, सन 1964 11 जून की घटना, आपका एक बहुत बड़ा संशोधन, आपकी एक बड़ी उपलब्धि गुरुत्वाकर्षण के नियम को लेकर, वो भी चर्चा हम आपसे चाहेंगे। 1964 में फ्रेड हॉयल और मैंने मिलकर गुरुत्वाकर्षण के नियम पर एक नया प्रकाश डाला था। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मार्क्स प्रिंसिपल या मार्क का सिद्धांत कहते हैं। जी। तो अर्न्स्ट मार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने न्यूटन के डायनामिक्स के नियमों को जरा अपनी नए दृष्टिकोण से देखा था और उन पर कुछ टीका की थी। तो उन्होंने कहा था कि न्यूटन ने यह ऐसा माना था कि किसी भी वस्तु में जड़ता होती है, जिसकी बदौलत उसका जो वेग होता है, उसकी जो स्पीड है, उसको बदलने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, बल उस पर इस्तेमाल करना पड़ता। तो उन्होंने कहा था कि ये जो जड़त्व है, ये गुण कहाँ से आता है। तो उनका कहना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनका उस वस्तु से इंटरेक्शन होता है, उसके बदौलत उसमें ये गुण आता है। तो इस कल्पना को आइंस्टाइन ने भी बहुत माना था। मार्क एक तरह से उनके गुरु रहे थे और मार्क के सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण के नियम में बैठाने का आइंस्टाइन ने प्रयास किया था, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में ऐसा संभव नहीं हुआ। उनकी जो गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत उनका जो थियरी थी उस पर उसमें वैसा नहीं है, मार्क का सिद्धांत नहीं, ये साबित हो गया। तो हम लोगों ने मार्क के सिद्धांत से शुरुआत करके गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया और उसमें हमें कुछ सफलता मिली। और ये जो नियम बना, इसका एक छोर, एक लिमिट उसका आइंस्टाइन के सिद्धांत से जुड़ता था। तो ये जो व्यापक रूप हमने गुरुत्वाकर्षण को दिया, यही इसका एक सार था। और इसके ऊपर आज भी शोध हो रहे हैं और ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जिनका समाधान मेरे ख्याल से रिलेटिविटी से नहीं हो सकता, लेकिन इस सिद्धांत से हो सकेगा। जी। डॉक्टर नारलीकर, आपने 15 वर्ष कैम्ब्रिज में बिताई और आप भारत आए। भारत में आपने आयुका की स्थापना की। आज आयुका में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? भारत के भविष्य के वैज्ञानिकों का और भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आप किस तरह देखते हैं? आयुका की निर्मित हुई वो इस उद्देश्य से कि हमारे सभी विश्वविद्यालयों में जो खगोल शास्त्र के अभ्यासक हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं अपने शोध के लिए और अन्य लोगों के सामने विषय को पेश करने के लिए, टीचिंग के हिसाब से उनको पढ़ाने के लिए नई सुविधाएं मिल सकें। और ये सब सुविधाएं आयुका ने विभिन्न मार्गों से दी हैं और कार्यशालाएं भी उसने आयोजित की हैं, जिसके द्वारा नई जानकारी भी उनको दी जा सके। तो ये तो जो आजकल के शोधक हैं उनके बारे में उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया। लेकिन हम लोगों ने ये भी सोचा कि केवल इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को देखना इतना योग्य नहीं है। इसके अलावा जो यंगर जनरेशन है, नई पीढ़ी है, जो स्कूली बच्चे हैं, उनमें भी विज्ञान और खगोल विज्ञान की जानकारी बढ़ाना, उसमें रुचि बढ़ाना, ये ज़्यादा महत्व की बात है। ये आवश्यक है। तो हम लोगों ने आयुका में इसकी भी कुछ तैयारियां की। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ रखी है,
स्कूल के बच्चों के लिए। और जब वो ग्रीष्म ऋतु में उनकी छुट्टियां होती हैं तो आके कुछ प्रोजेक्ट भी करते हैं हम आयुका में जी। तो इस तरह से हमें ये दिखलाना है कि आज के स्कूल के बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं में जो पढ़ते हैं उनमें अगर हम विज्ञान के बारे में रुचि बढ़ाएं तो आगे चलकर हमें यही लोग वैज्ञानिक के रूप में मिलेंगे और ये आगे देखना आवश्यक है। डॉक्टर नारलीकर, आप न केवल वैज्ञानिक हैं, चिंतक हैं और एक लेखक भी हैं। लगभग 50 किताबों के रचयिता होने का श्रेय आपके हाथ है। ये आपको किस कारण ऐसा हुआ? क्योंकि आप E.M. फॉस्टर के सानिध्य में भी आए, जबकि E.M. फॉस्टर एक साहित्य और संस्कृति और कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, तो क्या उनका असर आप पर है कि आप लेखक बन गए? ये बताना कठिन है कि किसका असर मुझ पर हुआ, क्योंकि फ्रेड हॉयल मेरे गुरु भी पुस्तकें लिखते थे। विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने की उनकी काफ़ी कोशिशें रही हैं। E.M. फॉस्टर के साथ मुझे साहित्य के बारे में नया आयाम दिखाई दिया उन्होंने, और वे संगीतज्ञ भी थे। हाँ। तो संगीत के बारे में भी उनसे, वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में उनसे काफ़ी सुनने को मिला। तो हो सकता है ये सब परिणाम अचेतन में आपके, हाँ, अचेतन में आके मेरे दिमाग में घूमते रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जो कुछ मुझे मालूम है, जो अल्प शिक्षा मैंने पाई है, उसको अन्य लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने पुस्तकें लिखी, उनमें टेक्स्ट बुक्स भी है और विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के प्रयास भी हैं। उसमें जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के शुरुआत में कहा था, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो उसी हिसाब से मैं कहूँगा कि स्वांतः सुखाय मैंने ये किया। ऐसे करने से मुझे एक प्रकार का समाधान मिलता है। आपकी पुस्तक आकाशाशी जडले नाते, इसकी चर्चा काफी हुई और बाद में इसका अनुवाद आपकी धर्मपत्नी ने ही किया शायद। हाँ, अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में। हाँ। जी, इस पुस्तक के विषय में ये कहाँ तक लोगों को लाभकारी है? इस पुस्तक में मैंने विज्ञान को, खगोल विज्ञान को जन सामान्य के सामने रखने का प्रयास किया। और इसमें केवल ब्रह्मांड के बारे में नहीं, बल्कि पृथ्वी से लेके, ग्रहों से लेके ब्रह्मांड तक खगोल शास्त्र के जो जो रूप हैं वो सामने रखे हैं। इसमें कुछ कहानियाँ लिखी हैं और कुछ मतलब जो वास्तविक किस्से हुए हैं उनको भी लिखा है, जिससे कि पढ़ते समय वाचक पाठक को ऐसा लगे कि ये वो आराम से पढ़ता जा रहा है, ये कोई क्लिष्ट विज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करने का उसमें आपने प्रयास किया। और कुछ सौभाग्य ये रहा कि ये पाठकों को अच्छी लगी ये स्टाइल जो है, और इसीलिए ये पुस्तक सफल रही, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर नारलीकर, आपके विषय में एक बात कही जाती है कि आप किसी उद्घाटन समारोह में नहीं जाते। इसके पीछे भी कोई घटना, कोई किस्सा है क्या? जब 1965 में मैं भारत यात्रा पर आया था, कैम्ब्रिज में था, तो उस समय मेरे बारे में, मेरे व्याख्यानों पर वगैरह काफ़ी मीडिया में, पेपर में आता था, अखबारों में आता था। तो मैंने एक जगह एक टेलीस्कोप, दूरबीन का उद्घाटन किया। तो उस समय एक अखबार ने संपादकीय में लिखा, टिप्पणी की कि नारलीकर जी का समय बहुत मौल्यवान है और उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों में उसे वेस्ट करना हमें अच्छा नहीं लगता कि उनका समय इस तरह से वेस्ट हो। तो मैंने उसे पढ़ा और मुझे वो बात जची, और ये भी देखा कि भारत में उद्घाटन पर काफ़ी जोर दिया जाता है। अनेक चीज़ों का उद्घाटन होता है लेकिन वो आगे चलती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि उद्घाटन का काम आप लोग मिनिस्टरों पर या अन्य महाभागों पर रखिए, मुझे छुट्टी दीजिए। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत समय अपने लिए, अपने काम के लिए मिलता है, नहीं तो मैं उद्घाटन नहीं करता रहता। श्रोताओं, आपने अनुभव किया होगा डॉक्टर जयंत नारलीकर की सारी बातचीत से कि कितना अमूल्य उनका समय है।
इसके उपरांत उन्होंने हमारे लिए, अपने श्रोताओं के लिए ये समय दिया। और डॉक्टर साहब, आपसे बात करते करते ही एक बात समझ में आई कि जितना आपने कहा कि हम जानते हैं उतना अपने अज्ञान का पता चलता है। बिल्कुल। तो हमें भी आज जितना हम आपके बारे में जानते गए उतना उतना हमें अपने अज्ञान के बारे में भी पता चलता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में, यद्यपि आपका समय बहुत कीमती है, मूल्यवान है, वो भविष्य की बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमारे श्रोताओं के साथ कुछ हिस्सेदारी आप आगे भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज आपने अपना समय हमारे श्रोताओं के लिए दिया और उनके साथ में अपने कुछ विचार, कुछ अनुभव बांटे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जयंत नारळीकर से डॉक्टर सुनील केशव देवधर से ली गई भेंट वार्ता। इसी के साथ ही कलश का यह अंक समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।